तो नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। अब ये क्या है, मेंटेनेंस और चैम्पर्टी जो है एक ब्रिटिश टर्म है, ब्रिटिश लॉ से जो है ये वर्ड को उठाया गया है। इसका मतलब होता है प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है केस फाइल। आप जो है किसी पर्सन को प्रमोट कर रहे हो, यानी किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि वो दूसरे के खिलाफ केस फाइल करे। पहले देखते हैं मेंटेनेंस को कि आखिर मेंटेनेंस क्या होता है। When a person helps another in litigation in which he is not himself interested and does not share in the proceed of the action, it is called maintenance। तो अगर कोई एक पर्सन मदद करता है किसी दूसरे पर्सन को किस चीज में, लिटिगेशन में, यानी केस फाइल करने में। अब वो मदद जो है फाइनेंशियली भी हो सकती है, यानी एक पार्टी दूसरी पार्टी को पैसा दे रही है कि तू थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल कर, जो भी पैसा होगा मैं पे करूंगा। तो इस तरीके की अगर आप किसी पर्सन को हेल्प कर रहे हो, फाइनेंशियली मदद कर रहे हो, और ऐसा करने में आपका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, he is not himself interested, उसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, and does not share, और आप किसी भी तरीके का कोई प्रोसीड में शेयर की डिमांड नहीं कर रहे हो आफ्टर द केस। इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये एग्जांपल है हमारे सामने मेंटेनेंस का। तो यहाँ पर तीन पार्टीज है, एक्स, वाई और जेड। एक्स हैव अ प्रॉपर्टी, एक्स के पास एक प्रॉपर्टी है, एंड वाई अनदर पर्सन टेक ओवर एक्स प्रॉपर्टी फोर्सफुली, और वाई जो एक अनदर पर्सन है वो एक्स की प्रॉपर्टी को फोर्सफुली टेक ओवर कर लेता है, यानी एक्स की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती कब्जे में ले लेता है। एक्स ट्राइज टू गेट बैक हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम वाई। एक्स ने कई बार कोशिश करी कि वो वाई से अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सके, बट वाज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हुआ। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद एक्स इज टू फाइल अ सूट अगेंस्ट वाई। तो एक्स के पास आखिरी ऑप्शन यही बचता है कि वो वाई के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करे, बट वाई डज नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फंड हिज केस एंड हिज एडवोकेट। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वाई जो है इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वाई के पास इतना पैसा नहीं है कि वो केस कर सके, क्योंकि केस करेगा तो एडवोकेट को भी पैसा पे करना होगा और कई सारे खर्चे होते हैं। तो एक्स इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। उसका एक दोस्त है जेड। जेड जो है आता है और आके प्रॉमिस करता है एक्स को कि तू जो है वाई के खिलाफ कोर्ट में केस डाल, तेरा जो भी खर्चा होगा वो मैं पे करूंगा, जब केस ओवर हो जाएगा तो तू मुझे जो है पैसा लौटा दियो जो मैंने तुझे पे करा था। अब जेड के कहने पे एक्स ने जो है वाई के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया और वो केस को जीत भी गया, यानी एक्स को उसकी प्रॉपर्टी वापस मिल गई। अब केस ओवर हो गया। अब यहाँ पर जो है एक्स जेड का पैसा वापस करेगा, क्योंकि पहले से प्रॉमिस किया गया था कि मैं तुम्हें अभी पैसा दे रहा हूँ, लेकिन केस के बाद जो है तू मुझे मेरे पैसे को वापस लौटा दोगे, यानी कोई एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड नहीं कर रहा जेड। जेड सिर्फ अपना पैसा वापस मांग रहा है। जेड जो है यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई शेयर नहीं मांग रहा उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो प्रॉपर्टी एक्स को वापस मिली है। तो केस के बाद जो है एक्स को अपनी प्रॉपर्टी वापस मिल गई। लॉ कहता है ये प्रॉपर्टी जो है प्रोसीड है, यानी केस जीतने के बाद आपको जो भी चीजें वापस मिल जाती हैं उसको लॉ कहता है प्रोसीड। और यहाँ पर जेड ने पैसे देने के बदले प्रोसीड में से कोई भी शेयर की डिमांड नहीं करी। तो इसी को हम बोलते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस का मतलब होता है केस फाइल करने के लिए जो भी खर्चा लगेगा, जो भी खर्चा होगा केस को मेंटेन करने का, वो एक पर्सन पे कर रहा है दूसरे पर्सन को। उसका अपना एक्स्ट्रा खुद का कोई बेनिफिट नहीं है इस केस को फाइल करवाने में, वो सिर्फ दूसरे की मदद करना चाहता है। यही बात ऊपर लिखी हुई थी, when a person help financial or otherwise another in litigation in which he is not himself interested। यहाँ पर Z का खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है, Z कोई एक्स्ट्रा पैसा मांग नहीं रहा, does not share in the proceed of the action। यहाँ पर जो है प्रोसीड में से कोई भी शेयर की डिमांड भी नहीं करी जा रही। प्रोसीड का मतलब होता है केस जीतने के बाद आपको जो मिलेगा उसको हम प्रोसीड बोलते हैं। ये सिर्फ एक मदद करी गई Z की तरफ से X को, तो इसको बोलते हैं मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस आपको क्लियर हो गया। अब बात करें चैम्पर्टी। आखिर चैम्पर्टी क्या होती है? व्हेन अ पर्सन हेल्प्स अनदर in litigation in exchange of promise to hand over a portion of proceed if any is called chapparty। तो यहाँ पर भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को केस फाइल करने में यानी लिटिगेशन में मदद कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मदद करी जा रही है उसके बदले पोर्शन ऑफ प्रोसीड मांगा जा रहा है। यानी अगर केस में तुम जीतते हो तो जो भी तुम जीतोगे उसका एक पर्टिकुलर शेयर जो है तुम मुझे भी दोगे। तो यहाँ पर मदद करने के पीछे उस पर्सन का खुद का इंटरेस्ट है, वो एक पोर्शन ऑफ प्रोसीड मांग रहा है, तो इसको बोलते हैं हम चैम्पर्टी। एग्जांपल देखते हैं इसका। ए एग्रीड टू पे एक्सपेंसेस टू बी इफ ही सू सी एंड बी agreed to pay half of the amount received from the result of such suit। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट हो रहा है ए और बी के बीच। ए एग्री हुआ और बोला बी से कि मैं तुम्हें सारे एक्सपेंसेस पे कर दूंगा, तुम जो है सी के खिलाफ कोर्ट में केस डाल दो। मतलब बी और सी के बीच कोई डिस्प्यूट चल रहा होगा और ए जो है बी को फाइनेंशियल मदद कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ए ने जो है कंडीशन लगा दी और बोला बी से कि तुम जो है जब केस जीत जाओगे तो केस जीतने के बाद जो भी प्रोसीड तुम्हें मिलेगा, यानी जो भी चीज की रिकवरी तुम्हें होगी उसका 50% यानी उसका हाफ अमाउंट जो है तुम मेरे साथ शेयर करोगे। तो यहाँ पर जो है ए बी को मदद कर रहा है, लेकिन बदले में 50% ऑफ द प्रोसीड की डिमांड भी कर रहा है। तो यहाँ पर ए का खुद का इंटरेस्ट मौजूद है बी की मदद करने के पीछे, तो इसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑफ चैम्पर्टी। अब देखो दोनों ही केस में जो मदद करी गई है यानी जो पैसा पे करा है वो तो वापस करना ही होगा। अब ये मत कहना कि कभी भी जेड ने जो एक्स की मदद करी थी यानी जो पैसा पे करा था वो एक्स को वापस नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो फाइनेंशियल हेल्प करी जाती है वो दोनों ही केस में वापस करनी होती है। मेंटेनेंस के केस में सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प वापस करनी होती है, लेकिन चैम्पर्टी के केस में फाइनेंशियल हेल्प के साथ साथ जो प्रोसीड में से शेयर होता है वो भी देना होता है।
तो आपको समझ में आ गया मेंटेनेंस क्या होता है, चैम्पर्टी क्या होती है। अब देखो यहाँ पर लॉ क्या कहता है, इन इंग्लिश लॉ बोथ ऑफ दीज एग्रीमेंट आर इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल। तो इंग्लिश लॉ की अगर बात करें, जो कि ब्रिटिश लॉ है उसकी बात करें, तो ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग आप चाहे मेंटेनेंस का एग्रीमेंट करो चाहे चैम्पर्टी का एग्रीमेंट करो, दोनों ही एग्रीमेंट जो है इलीगल होते हैं और अनएनफोर्सेबल होते हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग बात करें, द एग्रीमेंट फॉर सप्लाइंग फंड्स बाय वे ऑफ मेंटेनेंस और चैम्पर्टी इज वैलिड। तो यहाँ पर क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ अगर कोई एग्रीमेंट करा जाता है फंड सप्लाई करने का बाय वे ऑफ मेंटेनेंस और चैम्पर्टी, वो पूरी तरीके से वैलिड होगा। यानी इंडिया के अंदर मेंटेनेंस और चैम्पर्टी को लेकर जो एग्रीमेंट करा जाता है वो वैलिड होता है, अनलेस का मतलब नीचे दो कंडीशन बता दी गई, अगर आपका मेंटेनेंस और चैम्पर्टी का एग्रीमेंट ये दो कंडीशन के अंदर नहीं आता तो फिर वो पूरी तरीके से वैलिड होगा। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन के अंदर आपका एग्रीमेंट आ जाता है तो फिर उस केस में आपका मेंटेनेंस और चैम्पर्टी का एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा, वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कौन से दो कंडीशन है, पहला है अगर आप ये मेंटेनेंस और चैम्पर्टी का कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहे हो वो अनरीजनेबल है, सो एज टू अनजस्ट द अदर पार्टी, यानी आपके इस एग्रीमेंट की वजह से दूसरी पार्टी के साथ अनजस्ट हो रहा है, जिसके खिलाफ आप कोर्ट में केस फाइल कर रहे हो उसके साथ अनजस्ट हो रहा है। तो अगर आप ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो अनरीजनेबल होता है, अनजस्ट टू अदर पार्टी होता है, तो फिर उस केस में आपका ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। या फिर आपका मेंटेनेंस और चैम्पर्टी का एग्रीमेंट करने के पीछे कोई मैलिशियस मोटिव है, यानी आपने जो है गैम्बलिंग के पर्पस के लिए एग्रीमेंट किया है, आपको कोई प्रॉपर्टी वापस चाहिए ताकि आप उस पर गैम्बलिंग कर सको, या ऑपरेसिंग अदर पार्टी, आप किसी अदर पार्टी को दबाना चाहते हो, उसके ऊपर दबाव डालना चाहते हो, एंड नॉट विद द बोनाफाइड ऑब्जेक्ट, या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बोनाफाइड नहीं है। बोनाफाइड मतलब आप गुड इंटेंशन के साथ ये एग्रीमेंट नहीं कर रहे, आपका इंटेंशन जो है वो गलत है इस एग्रीमेंट को करने का। तो ऐसा कुछ भी हुआ तो माना जाएगा कि आपका मोटिव जो है वो मैलिशियस है। और अगर आपका मोटिव मैलिशियस निकला या फिर आपका जो एग्रीमेंट है वो अनरीजनेबल निकला, यानी सामने वाली पार्टी के साथ अनजस्ट हो रहा है, तो उस केस में आपका मेंटेनेंस और चैम्पर्टी का एग्रीमेंट इनवैलिड मान लिया जाएगा और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्या कहा गया है कि अगर आप कोई मेंटेनेंस और चैम्पर्टी का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो पूरी तरीके से वैलिड होगा जब तक आपका ये एग्रीमेंट इन दो पॉइंट्स के अंदर कवर ना हो जाए। नेक्स्ट है हमारा 10th पॉइंट है एग्रीमेंट टेंडिंग टू अ क्रिएट मोनोपोली। यहाँ पर क्या है, आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो जिससे आप कोई मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हो। एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड henceforth। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, XYZ and ABC are only the manufacturers of oxygen cylinder in West Bengal. They both enter into a contract of supplying the same at very high rate and enjoy the monopoly rates during the COVID period in the country. Such contract is opposed to the public policy as they intend to create monopolies. तो यहाँ पर क्या दो कंपनीज है जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं ऑक्सीजन सिलेंडर का, वेस्ट बंगाल के अंदर सिर्फ दो ही कंपनीज है, XYZ और ABC। अब ये दोनों जो है आपस में एक एग्रीमेंट कर लेती हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि हम जो है दोनों के दोनों बहुत हाई रेट पे ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करेंगे कोविड पीरियड में। कोविड पीरियड के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, उस टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत ज्यादा चाहिए थे, यानी ये मोनोपोली क्रिएट करना चाहती है, फायदा उठाना चाहती है सामने वाले की मजबूरी का। तो इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट आप करते हो जो मोनोपोली क्रिएट कर रहा है तो आपका एग्रीमेंट जो है अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी के अंदर कवर हो जाएगा और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। अब देखो इंटरेस्ट का मतलब हो गया फायदा, अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया ड्यूटी। ये पॉइंट हमने पढ़ा था अपने कंसिडरेशन वाले चैप्टर के अंदर जब हम पढ़ रहे थे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। वहां पर एक पॉइंट था कि आप जो है अपनी ऑब्लिगेशन यानी अपनी एग्जिस्टिंग ड्यूटी के अगेंस्ट कोई भी कंसिडरेशन क्लेम नहीं कर सकते। अगर कोई पुलिस ऑफिसर है वो FIR फाइल करने के लिए पैसा क्लेम करता है, कोई कंसिडरेशन क्लेम करता है, तो वो अनलॉफुल माना जाएगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी बनती है, लॉ ड्यूटी देता है कि वो हर एक की बात को सुने और FIR फाइल करे। तो FIR फाइल करने के बदले पुलिस ऑफिसर पैसे की डिमांड नहीं कर सकता। तो जो भी आपकी एग्जिस्टिंग ड्यूटी है उसके अगेंस्ट अगर आप कोई इंटरेस्ट लेना चाहते हो, कोई कंसिडरेशन लेने का एग्रीमेंट करते हो, तो वो भी वॉइड माना जाएगा, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ द एग्रीमेंट दैट आर वॉइड एज दे टेंड टू क्रिएट एन इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। द ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एग्जांपल देखते हैं, an agreement by an agent to receive compensation without his principal consent from another for the performance of his agency is invalid। तो यहाँ पर जो है एक एजेंट है वो किसी अनदर पर्सन के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहा है, कोई कंपनसेशन रिसीव कर रहा है विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज प्रिंसिपल, किसके बदले, अपनी परफॉर्मेंस के बदले। अब प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किस लिए किया है कि वो अपनी एजेंसी की परफॉर्मेंस को करे, तो यहाँ पर जो है एजेंट की ड्यूटी है कि वो अपनी परफॉर्मेंस करे, उसके बदले कोई वो एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज नहीं कर सकता। वो थर्ड पार्टी से जो कंपनसेशन ले रहा है, एक्स्ट्रा पेमेंट ले रहा है, वो इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन है, उसका ऑब्लिगेशन है कि जो भी उसको एज ए एजेंट काम दिया गया है वो उस काम को करे और विदाउट कंसिडरेशन करे, उसके बदले उसको उसका प्रिंसिपल पेमेंट करेगा, ना कि उसके अलावा कोई और। लेकिन यहाँ पर एजेंट जो है थर्ड पार्टी से
अपने परफॉर्मेंस के लिए कंपनसेशन चार्ज कर रहा है, तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट जो है इनवैलिड माना जाएगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ए हु इज अ मैनेजर ऑफ अ फर्म एग्रीज टू पास अ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्स इफ एक्स पेज टू ए ₹2 लाख प्राइवेटली द एग्रीमेंट इज वॉइड। तो यहाँ पर ए एक मैनेजर है किसी फर्म का, वो एग्री हुआ कि वो एक्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पास करवा देगा अगर एक्स ए को जो है प्राइवेटली ₹2 लाख की पेमेंट कर दे। तो यहाँ पर साफ साफ जो है रिश्वत मांगी जा रही है ए की तरफ से। ए कह रहा है कि मुझे ₹2 लाख दे दो प्राइवेटली, तो मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को पास करवा दूंगा। जबकि ए मैनेजर है उस फर्म में, उसका काम ही यही है कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट को देखे और उसके बाद जो उसमें से बेस्ट है उसको पास करवाए। कॉन्ट्रैक्ट पास कराना उसकी एग्जिस्टिंग ड्यूटी है, उसके बदले वो पैसा क्लेम ही कर सकता, तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। तो ये होगा हमारा चैप्टर लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन का। हमने काफी डिटेल में इस चैप्टर को देख लिया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी हम मिलते हैं अपने एक नई चैप्टर के साथ नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।